प्यारे बच्चों, जैसा पिछली वीडियो में हमने लेसन के कुछ हिस्सों के बारे में पढ़ा, तो आज हम लेसन के अगले कुछ भाग पढ़ लेते हैं। हम पढ़ रहे थे पृथक्करण की विभिन्न विधियों के बारे में, तो इसी में आज हम अगली विधियों के बारे में जानेंगे। अगली विधि है ऊर्ध्वपातन। गर्म किए जाने पर ठोस का बिना द्रव में परिवर्तित हुए ही गैस में बदलना और ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले गैस में से सीधा ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मोस्टली क्या होता है, जब आप पानी, जैसे कि आप बर्फ को गर्म करते हो तो पानी बनता है, पानी को गर्म करते हो तो भाप बनता है। लेकिन कभी कभी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे ही गैस में बदल जाते हैं, बीच में द्रव अवस्था आती ही नहीं। इस अवस्था को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस घटना को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तथा वैसे पदार्थ जिनमें वह गुण होता है ऊर्ध्वपात कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड, नौशादर, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और कपूर इत्यादि, ये वो पदार्थ हैं जिनमें ऊर्ध्वपातन दिखाई देता है। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा वैसे मिश्रण जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों को ऊर्ध्वपातित न होने वाली अशुद्धियों से पृथक किया जाता है। तो इन्हें पृथक कैसे करते हैं वो देखिए। क्या करते हैं कि वॉच ग्लास लेते हैं, इस वॉच ग्लास में उस पदार्थ को रख देते हैं जो ऊर्ध्वपातन होता है और इसे हम गर्म करते हैं। गर्म करने पर कीप ऊपर की ओर, जो कीप का ऊपरी सिरा है, इसके ऊपर कीप उल्टी ढक देंगे और ऊपरी जो सिरा है इसको रुई डाल देंगे ताकि ये बाहर ना निकले। तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जैसे गर्म होता है, गर्म होने के बाद ठंडा होते ही वापस ठोस में बदलकर कीप के ऊपर जम जाता है और जो अशुद्धियां हैं वो वॉच ग्लास में नीचे बच जाती हैं। तो ये विधि कैसी है? इस विधि के लिए हम उपयोग करते हैं नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। ये हम उदाहरण ले रहे हैं कैसे हम अलग करते हैं। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को एक वॉच ग्लास में लिया जाता है और इस मिश्रण को शीशे की कीप से ढक दिया जाता है। कीप को नली को कीप की जो ऊपरी नली है इसको रुई से बंद कर दिया जाता है। अब मिश्रण को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड गैस में बदल जाता है और ठंडा होने पर कीप के भीतरी सतह पर ठोस रूप में जम जाता है। तो कीप के ऊपर ही यहाँ ठोस रूप में जम जाएगा तथा वॉच ग्लास में नमक बच जाता है। अमोनियम क्लोराइड को कीप की भीतरी सतह से खुरच कर अलग कर दिया जाता है तथा वॉच ग्लास में बचे नमक को निकाल लिया जाता है। अतः इस ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं और ऐसे ही बहुत से मिश्रणों को पृथक कर सकते हैं जिनमें एक पदार्थ ऊर्ध्वपात पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है, और दूसरा वो है जो ऊर्ध्वपातित नहीं होता है। अगली हमारी विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग उन विलयों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में विलय। इस तकनीक का नाम ग्रीक शब्द क्रोमा, जिसका अर्थ है रंग, के नाम से पड़ा है, क्योंकि इस विधि में सबसे पहले रंगों को पृथक करने के लिए प्रयोग किया गया था। अतः इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ गया। क्या काली शाही की डाई एक ही रंग की है? अब ये देखने के लिए हम इसमें उपस्थित रंगों को अलग अलग करके देखेंगे और इसके लिए विधि का उपयोग करेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी द्वारा शाही के रंगों का पृथक्करण। विधि देखिए क्या है। फिल्टर पेपर का एक चौकोर टुकड़ा लेकर इसके एक सिरे पर थोड़ा ऊपर एक निशान लगा दिया जाता है। फिर इस निशान पर शाही की एक बूंद डाली जाती है। एक बीकर या परख नली में थोड़ा सा जल लेकर फिल्टर पेपर को सूखने के बाद निशान वाले सिरे को सतह को थोड़ा सा जल की सतह से बिल्कुल छूता हुआ रखा जाता है। फिल्टर पेपर द्वारा जल के सूखने के साथ शाही के वर्तमान विभिन्न रंग अलग अलग ऊंचाई तक फिल्टर पेपर के ऊपर तक अवशोषित हो जाते हैं। तो शाही में जल विलायक के रूप में है और रंग विलेय के रूप में होता है। शाही का एक बूंद फिल्टर पेपर पर डालकर उसके निचले सिरे पर जल डाला जाता है और जैसे ही जल फिल्टर पेपर पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है तो रंगों के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला पृथक जो भी जल में अधिक घुलनशील होगा तेजी से ऊपर की ओर उठता है और रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। अब देखिए यहाँ एक हमने फिल्टर पेपर लिया और उस पर एक शाही की बूंद लगा दी। इस शाही की बूंद को स्ट्रिप की सहायता से टांग दिया और जल में थोड़ा डूबने दिया। अब जैसे जैसे जल ऊपर चढ़ेगा तब क्या देखते हैं, क्या होता है, शाही की बूंद यहाँ से चली थी और आप देखिएगा रंगों को अलग अलग रंग अलग अलग ऊंचाई पर पहुंच गए हैं।
इससे हमें पता चलता है कि शाही की वो बूंद विभिन्न रंगों का मिश्रण थी और उसमें से रंगों को अलग किया जा सकता है। तो इस विधि को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। अगली जो हमारी विधि है वो है आश्वन विधि। आश्वन विधि का उपयोग वैसे पदार्थों को मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना, यहाँ हुए हैं, जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा इनके घटकों के कवथनांकों के बीच अधिक अंतराल है। तो अंतर ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इन्हें गर्म करें तो ये आपस में क्रिया नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस विधि में मिश्रण के एक आश्वन फ्लास्क में लिया जाता है। आश्वन फ्लास्क में एक संघटक लगा रहता है और ठंडे जल के प्रवाह को बनाए रखने के लिए उपयोग में आता है। संघटक का एक सिरा आश्वन फ्लास्क में और दूसरा सिरा प्राय एक बीकर में लगा होता है जिसमें संघनित द्रव जमा हो जाए। आश्वन फ्लास्क में एक थर्मामीटर मिश्रण का तापमान मापने के लिए लगाया जाता है। जब मिश्रण को फ्लास्क में रखकर गर्म करते हैं तो मिश्रण का वह घटक जो कम कवथनांक पर उबलता है वह वाष्पीकृत होने लगता है। मिश्रण का एक घटक का वाष्प संघटन में जाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो संघटक के दूसरे छोर पर लगे बर्तन और बीकर में जमा हो जाता है, जबकि अधिक कवथनांक वाले घटक फ्लास्क में ही रहता है। इस प्रकार आश्वन की विधि से जो घुलनशील द्रव जिसके कवथनांक अलग अलग होते हैं के मिश्रण को पृथक कर दिया जाता है। उदाहरण देखिए, एसीटोन और जल के मिश्रण को आश्वन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। एसीटोन का पृथक 56 डिग्री सेल्सियस कवथनांक 56 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जल का कवथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। अतः फ्लास्क में 56 डिग्री पर पहुंचते ही एसीटोन वाष्पीकृत हो जाएगा और इसके संघनन द्वारा पुनः ठंडा करके द्रव में परिवर्तित कर लिया जाता है। हम इस चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए एसीटोन और जल का मिश्रण है, तो जैसे हम गर्म करेंगे एसीटोन वाष्प बन जाएगा, वाष्प बनकर उड़ने लगेगा और उड़कर यह जब इस पाइप से गुजरेगा तो यहाँ हम ठंडा पानी रखेंगे, तो वह जब इसके संपर्क में आएगा तो फिर से द्रवित हो जाएगा और दूसरे फ्लास्क में चला जाएगा। ये विधि है आश्वन विधि। जबकि अगली विधि जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रभाजी आश्वन विधि। इसमें अंतर क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों के कवथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है। वहां 25 केल्विन से अधिक अंतर वाले द्रव थे, यहाँ 25 केल्विन से कम अंतर वाले द्रव हैं कि मिश्रणों को पृथक करने के लिए प्रभाजी आश्वन का प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी आश्वन विधि का उपयोग भी साधारण आश्वन विधि के उपयोग के जैसा ही है, परंतु इसमें केवल आश्वन फ्लास्क और संघनक के बीच में एक प्रभाजी स्तंभ लगा होता है। इस चित्र द्वारा आप समझ सकते हैं। यहाँ ये जो बीच में आप स्तंभ देख रहे हैं इसे प्रभाजी स्तंभ बोलते हैं। यहाँ एक प्रभाजी स्तंभ अलग से लगाया गया है, जबकि उसमें वो नहीं है। एक साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जिसमें शीशे के टुकड़ों से भरी होती है। ये टुकड़े वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जिससे कि वाष्प बार बार तेजी से ठंडा होकर संघनित होता है। प्रभाजी आश्वन का उपयोग वायु के विभिन्न गैसों को पृथक करने और पेट्रोलियम उत्पादकों को उनके विभिन्न संघटकों में पृथक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर यह इनके बीच से गुजरती है। ये प्रभाजी आश्वन की विधि है और इससे संघनित द्रव जो है वो नली से होता हुआ यहाँ ठंडा करके उसको दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। वायु से गैस को कैसे पृथक कर सकते हैं, तो हमने अभी पढ़ा कि इसको प्रभाजी आश्वन विधि द्वारा करते हैं। तो कैसे करते हैं एक बार ये समझ लेते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है और इसके घटकों को प्रभाजी आश्वन द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस विधि को आश्वन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और उनके घटकों में कवथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिसमें कवथनांक का अंतर 25 से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आश्वन विधि का उपयोग करते हैं। तो वायु के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, प्रभाजी आश्वन विधि का उपयोग करेंगे। वायु के विभिन्न गैसों को पृथक और पेट्रोलियम उत्पादकों से उन्हें विभिन्न घटकों को पृथक करना, इसका उपकरण साधारण आश्वन विधि के समान ही होता है। केवल आश्वन फ्लास्क और संघटक के बीच में एक प्रभाजी स्तंभ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ एक अलग से स्तंभ है, तो आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित सभी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु का दबाव बढ़ाया जाएगा, फिर तापमान घटाकर ठंडा करके संपीड़ित किया जाएगा और इन द्रवित गैस को प्रभाजी आश्वन स्तंभ से धीरे धीरे गर्म किया जाएगा, जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाई पर उनके कवथनांक के अनुसार पृथक हो जाएंगी। इसे आप बिल्कुल इस तरह भी समझ सकते हैं। सबसे पहले वायु को दबाव बढ़ाएंगे और तापमान को कम करेंगे, जिससे वायु ठंडा हो जाएगा और ठंडा और संपीड़ित होकर द्रव में बदल जाएगा।
फिर द्रव को प्रभाजी आश्वन स्तंभ से गुजारेंगे और धीरे धीरे गर्म करते जाएंगे। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक हो जाएगा। अगर हम इनके क्वथनांक को देखें तो ऑक्सीजन का क्वथनांक -183, जबकि आर्गन का -186 और नाइट्रोजन का -196 है। तो ये अलग अलग समय पर वाष्पीकृत होंगे, अलग अलग समय पर क्वथनांक आएगा इनका और वाष्पीकृत होने पर इन्हें इकट्ठा कर लिया जाएगा। ऐसी एक उपकरण का उपयोग किया जाता है गैसों को प्राप्त करने के लिए। यहाँ देखिए वायु को यहाँ छान करके निवेश करके यहाँ संपीड़ित करते हैं, संपीड़ित करके द्रवित जो गैस है उसको यहाँ से गुजारते हैं, फिर धीरे धीरे गर्म करते हैं और गर्म करने पर जब गैस यहाँ से गुजरती है तो ये द्रवित गैस को यहाँ छोड़ देते हैं, ये गर्म करते हैं। इसमें से सबसे पहले जो गैस क्वथनांक के रूप में सबसे पहले जो है नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है, फिर ऑर्गन गैस निकलने लगती है और उसके बाद जो गैस बच जाती है वो होती है ऑक्सीजन गैस। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही अलग हो जाती है। ऐसी एक विधि है पृथक्करण की, क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस क्रिस्टलीकरण की विधि द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण तकनीक साधारण वाष्पीकरण विधि से अधिक उत्तम होती है, क्योंकि कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं और कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। तो हम इन्हें गर्म करके अलग नहीं कर सकते, कुछ झुलस जाते हैं और कुछ गर्म करने पर आपस में विघटित हो जाते हैं। तो छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय में विलायक के घोलने पर विलायक में कुछ अशुद्धियां बची रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं ये जरा देख लेते हैं। दिए गए अशुद्ध नमूने को जल की न्यूनतम मात्रा में घोल दिया जाता है और इसके द्वारा छान कर अशुद्धियां हटा ली जाती हैं। इस घोल को गर्म कर कॉपर सल्फेट को संतृप्त किया जाता है। पहले गर्म करते रहते हैं और लगातार घोलते रहते हैं और तब तक कॉपर सल्फेट घोलते रहेंगे जब तक कि वो संतृप्त नहीं हो जाता, उसमें घुलना बंद नहीं हो जाता। जब उसमें घुलना बंद हो जाता, कॉपर सल्फेट का संतृप्त विलयन कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ देते हैं। कुछ ही घंटों के पश्चात कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं जो शुद्ध होते हैं। क्रिस्टलीकरण का उपयोग किसमें करते हैं? क्रिस्टलीकरण की विधि का उपयोग समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो समुद्र से प्राप्त जल होता है वो अशुद्ध होता है, उसको शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और फिटकरी के अशुद्ध नमूनों से शुद्ध फिटकरी प्राप्त करने के लिए करते हैं। मिश्री को भी बनाने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। और कॉपर सल्फेट, अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हमने अभी देखा। इसी प्रकार से बहुत से कार्यों में इसका उपयोग हो रहा है। अब शहरों के पेयजल की जो आपूर्ति होती है वो भी उसे कैसे शुद्ध करते हैं? अब जो जल है नदियों से आता है वो शुद्ध नहीं होता, तो उसे कैसे शुद्ध करते हैं ये जरा देखते हैं। शहर में प्राय नदियों के जल प्राप्त कर उसे शुद्ध करने के उपरांत पेयजल पाइपलाइनों में आपूर्ति की जाती है। नदियों के शुद्ध में ये चरण जो है, सबसे पहले नदियों के जल प्राप्त कर उसे भंडारित करते हैं, फिर उसे एक अवसादन करते हैं उसका, यानी कि जल भंडार में एक जल को अवसादन टैंक में भेजा जाता है जिसमें ठोस अशुद्धियां जो घुली होती है वो तल में नीचे बैठ जाती हैं। उसके बाद भारण करते हैं। अवसादन टैंक से जल को भारण टैंक में भेजा जाता है जहां जल में निलंबित अशुद्धियों को टैंक के तल में बैठ जाती हैं। फिर फिल्टरेशन करते हैं। लोडिंग टैंक जो होता है उसमें जल को पाइप द्वारा छानक टैंक में ले जाया जाता है जहां पर जल की वर्तमान अशुद्धियां बालू, कंकड़, पत्थर आदि को छान ली जाती हैं। फिर उनका क्लोरीकरण करते हैं। फिल्टरेशन टैंक में जल को दूसरे टैंक में ले जाया जाता है जहां क्लोरीकरण की प्रक्रिया द्वारा जल के सभी बैक्टीरिया को मार दिया जाता है और शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। इस शुद्ध जल को पाइपलाइन द्वारा घरों को भेज दिया जाता है। अगर आप इस चित्र द्वारा समझें तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले जल आया, जल को एक टैंक में छोड़ दिया, टैंक की तलह टैंक जो है इसमें बैठ गया, इसमें ठोस अशुद्धियां नीचे बैठने लगी। फिर आगे अगले भेज दिया। अगले टैंक में जब गया, ये भारण टैंक है, इसमें निलंबित अशुद्धियों को तलहट के लिए इसमें भी शांत छोड़ देते हैं और जो निलंबित अशुद्धियां वो नीचे आ जाती हैं। फिर पानी में से गुजारते हैं, फिर पानी को छानक टैंक में ले जाते हैं जहां ये कंकड़, पत्थर, बालू भरा रहता है, उनमें से गुजरता है और वो अशुद्धियां जो हैं वो इनमें छूट जाती हैं। फिर अलग टैंक में जाता है जहां बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीनेशन करते हैं और फिर पाइप द्वारा घरों को भेज दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है जल को शहरों में नदी से लेकर घरों तक भेजने में। तो आज के लेसन में हम इतना ही। आगे के लेसन को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसका अच्छे से अभ्यास कर लें।